वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं अभिनंदन अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। आज बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के दूसरे लेक्चर की। बात समझ में आई है आपको? आज हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं। बीच में वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। फास्ट स्पीड करके देख लो यार, 1.5 पे देखो, 1.75 पे देखो। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। यार ये तो इंग्लिश में लिखी एक लाइन है, कुछ कम समझ में आती है। बेसिकली हमारे पास ये डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, समझ में आया आपको? तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लिमिनस, इंटेंसिटी। इनकी यूनिट इनके सामने लिखी है। मास के लिए केजी होती है और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? एम की पावर 1। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एम की पावर 1 है, एल की पावर 0 है, टी की पावर 0 है। लेकिन इतना लोड क्या लेना, कैपिटल एम अगर आ गया तो इसका मतलब ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटी मास पे डिपेंड करती है। इसी तरह अगर लेंथ कहीं आ गया तो लेंथ पर डिपेंड करती है, और अगर टाइम कहीं आ गया तो कैपिटल टी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताएगा कि टाइम का इन्वॉल्वमेंट है। और टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा तो कैपिटल के लिखेंगे बिग ब्रैकेट में। तो ये बताएगा कि हाँ, टेम्परेचर का भी इन्वॉल्वमेंट है। कैपिटल ए, करंट की प्रेजेंस बताएगा कि करंट का ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंस क्या है। करंट पर जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, किस ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली या इनवर्सली वगैरह वगैरह। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? चमक होती है। जो मेरे मुंह पर पड़ती है वो चमक, वो धूप की रोशनी, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और उसकी यूनिट क्या होती है? कैंडिला। क्या होती है? कैंडिला। नया है 11th क्लास के लिए, तो इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यहाँ पर मोल, उसको हम मोल को लिख देते हैं बिग ब्रैकेट में। तो ये सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लिमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद आती है डिराइव्ड। तो डिराइव्ड के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट हो तो उसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेंथ में काउंट होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? कैपिटल एल लिख देंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक लिखा है स्पीड और एक लिखा है वेलोसिटी। इनकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी के लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। समझ में आया? लेकिन दोनों के लिए ही यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर का आना क्या बता रहा है? कि लेंथ है, और डिवाइड में टाइम, डिवाइड में सेकंड लिखा हुआ क्या बता रहा है? कि यहाँ पे टाइम है, तो टी की पावर -1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर कैसे पता? मैंने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने देखा था। तो एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस मीटर पर सेकंड, और नीचे है टाइम, तो क्या आएगा? सेकंड। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के लिए यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता है? एल टी रेज टू पावर -2। मोमेंटम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल p, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए केजी है, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एम एल टी -1। बात समझ में आ गई क्या? तो एम एल टी -1। बाबा बाबा समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत, फोर्स। फोर्स तो इसको हम याद भी रख लेंगे, समझने के बाद हम इसको याद रख लेंगे। कहीं पे थ्रस्ट लिखा हो, कहीं पे ड्रैग लिखा हो, विस्कस ड्रैग यानी पानी के अंदर जो एक रिपल्शन लगता है, मुझे कहना चाहिए पीछे की तरफ जो घसीटता है, मतलब आप आगे की तरफ जाने की कोशिश करो और पानी आपको पीछे की तरफ धकेलता है, तो वो जो रिपल्शन नहीं, सही वर्ड नहीं है, मतलब जो पीछे की तरफ एक ड्रैग लगता है ना, कि कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, तो उसको भी एक फोर्स ही कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, कोलम्बिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, एयर रेजिस्टेंस हो, इन सभी फोर्स के लिए
यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन, यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है एम ए, वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। तो एम ए यानी कि के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको कंबाइन हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। हम इसको कंबाइन क्या बोल देते हैं बाबा, न्यूटन। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, मास के लिए क्या आ गया, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू। अभी तो देखा हमने एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। बाबा इसको याद रख लेना है, इसको क्या कर लेना है, याद रख लेना है बाबा, एम एल टी माइनस टू। बात समझ में आ गई क्या। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्क डन की। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखा है इम्पल्स, उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, पॉज करके लिख इन सभी को, मेरे बोलने से पहले लिख, और सुन, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना है। इसके अंदर 55 और 60 टर्म्स डिस्कस की गई हैं। अगर बीच में छोड़ के चला जाएगा अननेसेसरी, कोई काम की बात नहीं है। तू एक काम कर, इसको 1.5 की स्पीड पे देख, 1.75 की स्पीड पे देख, जहां समझ में आ रहा हो उस स्पीड पे देख। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन इनटू मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसको हम कंबाइन क्या बोल देते हैं, जूल। क्या बोल देते हैं इसको कंबाइनली, JOULE। तो न्यूटन के लिए क्या आता है, एम एल टी माइनस टू, और साथ में कौन लगा है, एक एल भी लगा है। बात समझ में आ गई। तो एल वहां ना लगाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास क्या है बाबा, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक विंड एनर्जी होती है, एक हीट एनर्जी होती है, एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सर कितने नाम लोगे, मैंने कहा जितने एनर्जी तू जानता है वो सारी लिख दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, सभी के लिए जो यूनिट होती है वो जूल होती है। सभी के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। और सभी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, एम एल टू टी माइनस टू। बात समझ में आ गई क्या। तो बाबा एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, एम एल टू टी माइनस टू, आप इसको याद रखोगे। कोई सी भी एनर्जी हो, भले ही आपने उस एनर्जी का नाम ना सुना हो, मैं आपसे कहने लगूं आयनाइजेशन एनर्जी, मैं आपसे कहने लगूं बाइंडिंग एनर्जी, मैं आपसे कहने लगूं थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो कोई सी भी एनर्जी आपको सुनने में आ जाए तो एनर्जी मतलब जूल उसकी यूनिट है, और एम एल टू टी माइनस टू है। खैर पार के बारे में बात करते हैं। पार क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन के लिए यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम के लिए यूनिट क्या होती है, सेकंड। ओवरऑल इसको कंबाइन हम क्या बोल देते हैं, वॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो, जूल के लिए क्या लिख दोगे, एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइड में कौन है, टाइम है। बात समझ में आ गई क्या आपको। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंबाइन करके देखोगे तो टी ऊपर जाके क्या कर देगा, -3 कर देगा। तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। बात समझ में आ गई क्या, एम एल टू टी माइनस थ्री। उसके बाद डेंसिटी के बारे में अगर आप देखने लगो, जल्दी से देखो, तो डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है। तो मास के लिए क्या हो जाएगा, केजी और मीटर क्यूब, लेकिन इनवर्स में। तो यहाँ पे केजी के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, और एल की पार क्या आ जाएगी, -3। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, डेंसिटी। प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट होती है पास्कल। क्या यूनिट होती है, पास्कल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी एक्सपैंड करके देखोगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए हमने क्या याद करा अभी, एम एल टी माइनस टू, और एरिया है नीचे, तो एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर या तो नीचे लिख दो, या एल, ले मैं लिख के कैंसिल करके दिखा देता हूँ, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्या बचेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बात समझ में आ गई क्या। अब मैं यहाँ पे तुझे कुछ समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, एक कैसा मोशन होता है, लीनियर मोशन। कैसा मोशन होता है, लीनियर मोशन। और एक कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। एक कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में जो बात डिस्प्लेसमेंट से हो जाती है, लीनियर मोशन में जो बात डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से होती है, वो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से की जाती है। क्या वर्ड बोला मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगल, यानी किसके टर्म में होती है, एंगल, थीटा। समझ में आ गया क्या। और यहाँ पर होती है वेलोसिटी, यहाँ पर होती है एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आ गई क्या।
यहाँ पे होती है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इन सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं, समझ में आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर होता है मास, और यहाँ पर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर होता है मोमेंटम, यहाँ पर क्या होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू mv अभी देखा। और यहाँ पर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ गई क्या। उसके बाद यहाँ पर होता है फोर्स, यहाँ पर क्या होता है फोर्स, और यहाँ पर क्या होता है टॉर्क। समझ में आया क्या। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी कहाँ की है, ये सर्कुलर मोशन की है। कहाँ की टर्मिनोलॉजी है, ये सर्कुलर मोशन की टर्मिनोलॉजी है। इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या। रुक जा, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो भाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। समझ में आया क्या। और थीटा के लिए अगर देखोगे तो बाबा, अगर आपको याद हो कि अगर एक रेडियस है आर और वो थीटा एंगल घूम जाए तो ये क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है ये लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ किसकी इक्वल, लेंथ ऑफ आर्क किसकी इक्वल होती है आर थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होती है आर थीटा के इक्वल। तो थीटा किसके इक्वल हो गया एल डिवाइडेड बाय आर। तो ऊपर भी लिखा है मीटर, नीचे भी लिखा है मीटर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ऐसा सोचना गलत है। इसकी यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं रेडियन। सर मैंने तो डिग्री सुनी है। मैंने कहा नहीं, अब तू बड़ा हो गया, अब थीटा किस में लिखेगा रेडियन में। और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे वहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यानी कि ऊपर लिखा होगा रेडियन और नीचे लिखा होगा सेकेंड। तो ये तो हो गई इसकी यूनिट। तो एंगल की यूनिट क्या हो गई बाबा रेडियन, एंगल की यूनिट क्या हो गई रेडियन, एंगल की यूनिट क्या हो गई रेडियन। ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इनको सप्लीमेंट्री कहा जाता है, बताऊंगा आगे। ठीक है। तो अभी बात सुन एंगुलर एक्सेल। अच्छा इसकी बात देख लेते हैं, रेडियन पर सेकंड, यानी रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन सेकंड की होती है टाइम। बात समझ में आ गई क्या। तो तू इसको क्या लिख सकता है टी रेज टू द पावर -1, ये आंसर है। एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। खैर, तो मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन टाइम की तो होती है। तो 1/t की पावर 2 यानी कि t की पावर -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बिल्कुल मास के जैसा अभी देखा हमने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे kg मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात करोगे तो जैसे वहां पे मोमेंटम क्या था mv, यहाँ पे बस इतना है कि लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस है, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या था ऑलरेडी kg मीटर पर सेकंड, उसके साथ एक मीटर और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ में आ गई क्या। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ml2t -1 ml2t -1। बात समझ में आ गई क्या। उसके बाद टॉर्क के बारे में देखो, टॉर्क क्या होती है बाबा। जैसे वहां पे ऊपर देखा हमने मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे इसको क्या कह दो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए इसको कह दो फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए क्या आ जाएगा ml t-2, और डिस्टेंस के लिए क्या लगा देगा l लगा देगा। तो ये l जब अंदर चला जाएगा तो क्या ml2t-2 हो जाएगा। अरे बाप रे, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला तो बिल्कुल वर्क के जैसा आ गया, एनर्जी के जैसा आ गया। एग्जैक्टली तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को नोट करनी है, नोट डाल के। इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, if two physical quantities are having same dimensional formula, then that doesn't mean at all that the two physical quantities must be same in their physical significance। बात समझ आ गई कि उनकी डायमेंशन सेम हो जाने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो खैर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने बचपन में वेव पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी वेव, जो कि दिखने में कुछ ऐसी होती थी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता था इसको कहते थे एम्पलीट्यूड, और यहाँ से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते थे वेवलेंथ, उसे क्या कहते थे वेवलेंथ। और जितने टाइम में ये वेव कंप्लीट होती थी
उसको हम क्या कह देते थे, टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई क्या? तो खैर ये सब तो बकवास बातें, समझ में आती हैं तो ठीक, नहीं आती तो ठीक। तो अब तो बड़ा हो गया। तो एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, होता तो ये डिस्टेंस ही है, होता तो ये क्या है, डिस्टेंस ही है। तो बाबा ये क्या हो गया, मीटर। और क्या हो गया यहाँ पे, ये डायमेंशन क्या हो गई, एम एल, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। समझ में आया? वेवलेंथ को कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ्स, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में। समझ में आया क्या? तो यार यहाँ पर अब बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। अगर तू जरा से भी नाइन्थ क्लास ढंग से पढ़ा है तो तुझे फ्रीक्वेंसी पता होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि 1/सेकेंड। तो टाइम कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। उसके बाद अगर स्ट्रेस की बात करूँ, ये तेरे लिए नया है क्या, इसको याद रखना चाहिए? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। देख, स्ट्रेस क्या होता है, एक बॉडी के अंदर जो रिफॉर्मिंग फोर्स होती है, मतलब मान कि एक स्पंज है, तो स्पंज को जब मैं ऐसे स्क्वीज कर दूंगा तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो वो रिफॉर्म होने लगेगा। और रिफॉर्म किस वजह से होता है, रिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। तो रिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो प्रेशर उसके अंदर डेवलप होगा उसे मैं स्ट्रेस कहता हूं। यानी कि रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, रिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, रिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी कि ये बिल्कुल प्रेशर के ही जैसा है, यानी कि इसकी यूनिट भी पास्कल ही होने वाली है। और क्या यूनिट, क्या डायमेंशन आने वाली है इसकी, ML T-2, लेकिन एल स्क्वायर नीचे होगा तो एल की पावर -1, ML-1 T⁻²। अब यहाँ जो स्ट्रेन वर्ड लिखा है इसको समझते हैं। देख, मान ले कि एक रॉड है, ये रॉड इनिशियली L0 लेंथ की थी, लेकिन किसी तरह इसको खींचकर लंबी कर दी गई, तो इसके अंदर इतनी लेंथ का चेंज आ गया, तो इसे मैं क्या कहूंगा, डेल्टा एल। इसको मैं क्या कहूंगा, डेल्टा एल। तो ये है चेंज इन लेंथ। तो बहुत ध्यान से सुनो, इस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L0, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, क्या बोला मैंने, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको क्या कहते थे, स्ट्रेन। अब मेरी बात सुन, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। तो स्ट्रेन के लिए एक अच्छी बात क्या ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेन की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना, स्ट्रेन की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। अब ये तीन नाम से मिलता है हमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। यार ये कोई बॉडी होगी जो जिसका सरफेस एरिया बड़ा होता होगा, मतलब आप हीट दो उसका, उसका सरफेस एरिया बढ़ने लगे, तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो इस केस में भी ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, उसको देख लें, जब हम बॉडी को एक्सपेंड करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कुछ चेंज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इन तीनों ही स्ट्रेन का कोई कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होती। तो चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं और चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देख लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है बाबा, स्ट्रेस की होती है प्रेशर की जैसी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या हो जाएगी, पास्कल। सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ यूज होती है, मैंने कहा सॉलिड्स के केस में यूज होती है, सॉलिड्स के केस में। ठीक है, ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी इलास्टिक है, उसको कितना खींचा जा सकता है। बात समझ में आ गई कि उसको कितना खींचा जा सकता है, बात समझ में आई है आपको? तो इलास्टिसिटी की यूनिट क्या हो गई, पास्कल, और इसकी डायमेंशन किसकी जैसी हो जाएंगी, प्रेशर के जैसी, या कह दो आप स्ट्रेस के जैसी। बात समझ में आई क्या? अब ये दो तीन तरीके का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करो। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए मुझे इतना पता है कि
जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी के लिए अगर आप बात करोगे तो कैपिटल जी के लिए आप देखो जरा सा, कैपिटल जी क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो फोर्स के लिए क्या डायमेंशन रखते हैं, m l t - 2, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, l⁻², और नीचे क्या रखेंगे, m और m। तो m से m कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बन गई, बहुत ध्यान से देखो, m⁻⁻1, l⁻3, t⁻²। बात समझ में आई क्या। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। कहाँ आएगा सर, ग्रेविटेशन यूनिट में आएगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यूनिट क्या होती है, जूल, और मास के लिए यूनिट क्या होती है, केजी। तो जूल पर केजी। तो जूल के लिए, अच्छा ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप लिख चुके, सॉरी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो क्या आ गया, वर्क डन, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप ये लिख चुके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आ गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, यानी कि क्या हो जाएगा, जूल डिवाइडेड बाय मास, यानी कि जूल के लिए आप क्या लिखते हो, ml2t-2, और यहाँ पे मास के लिए क्या आएगा, कैपिटल M। तो M से M हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, l2t⁻²। बात समझ में आ गई क्या। उसके बाद 25 को देखो, हीट, हीट क्या है, एक एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी, तो इसकी यूनिट भी क्या रहने वाली है, जूल। और जूल के लिए मैंने आपको बताया था, चाहे कोई सी भी एनर्जी, हीट एनर्जी हो, बाइंडिंग एनर्जी हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, तो ml2t-2। बात समझ में आ गई क्या, ml2t-2। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। देखो, स्पेसिफिक हीट वो होती है कि 1 ग्राम बॉडी को कितनी हीट दी जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाए। तो स्पेसिफिक हीट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जूल पर यूनिट मास पर केल्विन। समझ में आया क्या, पर यूनिट मास पर केल्विन। बात समझ में आई क्या। तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। समझ में आ गया। तो इसकी यूनिट ऐसे बन जाती है। तो जूल, जूल के लिए क्या लिखते हो, क्या, ml2t-2, और केजी के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल M, और केल्विन के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल K। तो M से M कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l2t-2 और K⁻⁻1। समझ में आया आपको, K⁻ क्या हो गई, -1। ठीक है। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ये होती है कि किसी बॉडी को कितनी हीट दी जाए कि उसका स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से गैस हो जाए। तो L क्या होता है, हीट डिवाइडेड बाय मास, यानी कि जूल पर केजी। तो जूल के लिए आप क्या लिखते हो, ml2t-2, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, M, M से M कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, l2t-2, l2t-2। नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रेडियंट वर्ड लिखा है, तो ग्रेडियंट वर्ड को बहुत ध्यान से देखो कि ग्रेडियंट वर्ड आपको क्या कहता है। बहुत ध्यान से सुनना कि ग्रेडियंट वर्ड आपको क्या कहता है। तो ग्रेडियंट कहता है डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका मतलब क्या होता है कि हम पर यूनिट लेंथ चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि यार एसी के पास अपना गाल लगा के देख, तो वो ठंडा ठंडा ज्यादा महसूस देगा, लेकिन एसी से जितना दूर होते चले जाएंगे, क्या टेम्परेचर राइज करता चला जाएगा। तो टेम्परेचर 1 मीटर चलने पर कितना चेंज होता है, उसे मैं क्या कहता हूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। तो कहीं पे भी ग्रेडियंट वर्ड अगर दिख जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो केल्विन डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि KL-1। बात समझ में आई आपको। अब प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, कहने का मतलब यह है कि लेंथ के साथ साथ प्रेशर कैसे चेंज होगा।
जैसे कि एक बात सुन, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने लगता है। तो मैं कितनी हाइट, मतलब 1 मीटर की हाइट पे प्रेशर कितना चेंज होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं तो प्रेशर चेंज होने लगता है। तो मैं 1 मीटर की हाइट चढ़ूं तो कितना प्रेशर चेंज होगा, इसे मैं क्या कह देता हूं, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर के लिए क्या थी हमारे पास, ml-1 T-2, ये तो था प्रेशर, और इसको मैं L से और डिवाइड कर दूं। तो क्या मैं इसको L से डिवाइड जब करूंगा तो L की पावर -2 हो जाएगी, L की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये क्या आ गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट। अब फोर्स ग्रेडियंट की बात सुनते हैं। फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर, फोर्स फैक्टर, ये सारे एक ही नाम है, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यानी कि क्या आ गया, ml-T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अभी दिख गया होगा अगर ये छुप गया हो, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहां इसके लिए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी के क्या लिखते हैं, L-T-1, L-T-1 और डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ध्यान से देखो कि यार ये L से L हो गया कैंसिल, तो ओवरऑल क्या रह गया, T-1। समझ में आएगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रह गया, T⁻⁻1। तो ग्रेडियंट जहां भी वर्ड आ जाएगा हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। अब एक वर्ड है रेट। तो रेट वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, समथिंग रिलेटेड विद टाइम। तो डेथ रेट, ग्रोथ रेट, मतलब पर यूनिट टाइम एनालिसिस चलता है। ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ और रेट मतलब पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का फ्लो पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। समझ में आया क्या, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो वीडियो को फास्ट स्पीड करके भी देख सकते हैं अगर आपको चीजें पता हैं। बात समझ में आ गई क्या, L⁻3 वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, L⁻3 लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो L⁻3 और डिवाइड बाय टाइम, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, L³ T⁻⁻1। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी रेट की बात हो तो टाइम से डिवाइड होगा। तो रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, तो जूल पर सेकेंड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ml-2 और इसको हम क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि T⁻³ हो गई। बात समझ में आ गई क्या। अब स्ट्रेन रेट की बात करेंगे, यानी कि स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्ट्रेन जब टाइम से डिवाइड होगा, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं, तो 1/T, 1/T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T⁻⁻1। एक ये 12th की टर्म है, और आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, यानी कि ये करंट की बात कर रहा है। तो करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे क्या होता है, चार्ज यानी कि कुलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम, ठीक है। तो Q क्या होता है, I × T और डिवाइडेड बाय T। तो T से T कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल A, यानी कि ये करंट की बात कर रहा है, एम्पेयर की बात कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ पोजीशन चेंज, तो यानी कि पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। उम्मीद है आपको रेट वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं नंबर्स की। तो कोई भी नंबर, क्या बोला मैं, कोई भी नंबर अगर होगा, जैसे कि 2 है, तो 2 एक नंबर है। 2 कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 2 न्यूटन हो सकता है, 2 मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो 2 एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होती। तो पेयर की बात करूं, डजन की बात करूं, थाउजेंड की बात करूं, ये एक नंबर है। तो फिजिक्स में कहीं पे भी अगर तुझको दिख जाए रेनॉल्ड्स नंबर, तो ये भी एक नंबर है। कहां पे आएगा, फ्लूइड्स में आएगा। ये एक नंबर है जो लिक्विड के फ्लो के बारे में बताता है, लेकिन इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि अब गैद्रूज नंबर है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो मोल, तो वो भी एक नंबर होता है, वो भी क्या होता है, एक नंबर होता है। तो इसकी भी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि साइन थीटा, जैसे कि कॉस थीटा, जैसे कि टेन थीटा, जैसे कि कॉसेक थीटा, जैसे कि सेक थीटा, जैसे कि कॉट थीटा। तो ये सारे के सारे लेंथ का रेशियो होता है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो रेशियोज हैं साइड्स का, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो, तो यार यहाँ पे भी रेशियो आ गया, तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस है, क्या है ये, डायमेंशन लेस, ठीक है। नंबर्स भी कैसे हैं, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, लिख लेना बाबा इसको, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होते हैं। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कुछ कोएफिशिएंट्स की, जैसे कि यहां पर ये सब आएंगे आएंगे आपके पास धीरे धीरे, जैसे जैसे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे 11th का वहां पे आएंगी। तो फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये रेशियो ऑफ फोर्स होता है, क्या होता है, ये रेशियो ऑफ फोर्सेस, रेशियो ऑफ, अगर ये फोर्सेस का रेशियो है तो यहां पे क्या होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। बात समझ में आ गई क्या। अगर मैं रेस्टिट्यूशन की बात करूं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, नो यूनिट नो डायमेंशन, समझ में आया क्या। एक और, अगर मैं यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस करूं, क्या डिस्कस करूं, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे है कुछ समझने वाली बात। ये जो मैंने रब किया, ये कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी कुछ ऐसा कहा जाता है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, फिलहाल हम किसकी बात कर लें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो भाई, जब पानी की बात करें, किसकी बात करें, ये पानी है और यहाँ पे ये कोई ऐसे नाव जा रही है, बात समझ आएगी, मतलब कश्ती हमारी ऐसे बोट है, ठीक है। तो जब ये बोट आगे की तरफ जा रही होगी तो इसके ऊपर पीछे की तरफ ड्रैग लग रहा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। पानी में जो पीछे की तरफ फोर्स लगती है जब आप तैरते हो, तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते थे, विस्कस फोर्स। तो वहीं पर एक कोएफिशिएंट डिफाइन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है विस्कस फोर्स का, 6 पाई ईटा आर वी। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ईटा कैसे डिफाइन हो जाएगा, विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय 6 पाई और रेडियस इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये v क्या है, वेलोसिटी। तो बहुत ध्यान से सुनो, फोर्स चाहे कोई सी भी हो, चाहे बॉन्ड फोर्स हो, चाहे कोलम्बिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, सबके लिए डायमेंशन सेम रहती है, M L T - 2, और नीचे 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी। और ये क्या है, R कौन है, रेडियस, रेडियस ऑफ बॉल फ्लोइंग इन वाटर, तो R भी रेडियस है, लेंथ है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L T - 1। तो यहाँ पे कुछ बज रहा हो बजा दो, तो क्या बन गया यहाँ पे, ML-1 T-1। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर बात करें, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा डिफाइन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है और उनको हम क्या कह देते हैं, फोटॉन्स। तो प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी कि जो एनर्जी है उन फोटॉन्स की, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक कांस्टेंट लगा दिया उसके साथ, जिसको हमने क्या कह दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोल दिया, मैंने कहा जब थ्योरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल आप H इज टू एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर दो, तो एनर्जी के लिए क्या हमें याद है, ML2T-2, और डिवाइड में क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, T⁻⁻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 ⁻
टू टी रेस टू द पावर -1। बात समझ में आ गई क्या आपको? ml टू टी रेस टू द पावर -1, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आपको पता हो, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपने बहुत सारे मीम्स में भी देखा होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? तो आर के लिए अगर फॉर्मूला देखो तो क्या बन जाएगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्कल। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? मीटर क्यूब। ठीक है।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती और ये क्या है, टेम्परेचर है। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आर इधर ही रह गया, एन आर हम नीचे, एन टी हम नीचे ले गए। तो प्रेशर के लिए क्या आता है, एम एल, प्रेशर के लिए क्या आता है, एम एल माइनस वन टी रेस टू द पावर माइनस टू। सर तुझे कैसे याद हो गया ये? मैंने कहा बाबा ऐसे प्रैक्टिस से याद हो जाता है, तू भी याद करेगा, याद हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या लगाएगा, एल थ्री, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो कोई डायमेंशन होती नहीं, और टेम्परेचर के लिए क्या होता है, केल्विन होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इस L3 को जब मैं कंबाइन करूंगा इसके साथ, तो देखना क्या बन जाएगा, एम एल टू टी रेस टू दावर माइनस टू के रेस टू दावर माइनस वन। तो यह क्या आ गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज, देख अभी दिख नहीं रहा होगा तो अभी दिख गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज। चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। इसकी यूनिट क्या होती है, कुलम होती है, और ये करंट इनटू टाइम होता है। सर मुझे तो याद नहीं, मैंने कहा ये 10th क्लास में सिखाया जाता है। तो एम्पेयर इनटू टाइम, तो करंट के लिए क्या लगा देते हैं, एम्पेयर, और एम्पेयर के लिए कैपिटल ए, और टी के लिए कैपिटल टाइम, तो ए टी हो गया। ये वाली कुछ टर्म्स जो हैं जो 12th में बच्चे पढ़ चुके हैं, ये उनके लिए हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कि ये क्या है, एप्साइलन, एप्साइलन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एप्साइलन नॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी, जिन बच्चे 12th कर चुके हैं तो क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर हम एप्साइलन नॉट को देखें, अगर हम एप्साइलन नॉट को देखें, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए ये बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल में है। ये 12th जो कर चुके हैं बच्चे उनको समझ में आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हालांकि मैंने 12th क्लास की वीडियो में भी कवर किया है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, एम्पेयर इंटू टाइम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय MLT-2, और साथ में क्या है, एल स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वर्क डन डिवाइड बाय मास, यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि जूल पर कुलम। तो इसको जल्दी से लिख दो, ML2T⁻⁻², और कुलम के लिए क्या लिख दोगे, I × T, यानी कि एम्पेयर इंटू टाइम। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैंने 12th क्लास की वीडियो में कवर करी है। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि MLT-2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम्पेयर इंटू टाइम। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय वोल्टेज। जो अभी हमने ऊपर देखा वही वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको सॉल्व करके देख लो क्या आएगा, ML2 A⁻⁻1 T⁻⁻3। तो चार्ज के लिए तो आप क्या लिख देते हो, कूलम, यानी कि एम्पेयर इंटू टाइम, और नीचे वोल्टेज के लिए क्या लिख दोगे, ML2A-1 T⁻⁻3। बात समझ में आ गई क्या? इसको सॉल्व करोगे आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन मिल जाएगी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझ में आया क्या, परमिटिविटी यानी कि इसकी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होने वाली है। नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको भी पता है, V इक्वल्स टू IR हुआ करता था। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I, V डिवाइडेड बाय I। बात समझ में आ गई क्या, V डिवाइडेड बाय I। तो V अभी हमने ऊपर से देखा, V के लिए क्या यूज करोगे आप, ये वाला, और करंट के लिए क्या लिख दोगे, एम्पेयर। समझ में आया क्या? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस बिल्कुल, रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल। तो जो इसके लिए आएगा आप उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो जल्दी से अगर आप देखो, वोल्टेज के लिए क्या था, ML2A-1 T-3, ML2T-1 सॉरी T-3,
और इसको आप एम्पेयर से और डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, mL2 a⁻²t⁻−3। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है बेसिकली रेजिस्टेंस, और इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दो m-1 l⁻², a⁻2, t⁻3, तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। समझ में आया? अब रेजिस्टिविटी आपको याद हो रो L/A, तो रो है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RA/L। रेजिस्टेंस ये लिखा, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, तो मैं लिख ही देता हूँ mL2a-1t-3, और एरिया क्या हो जाएगा, L², और नीचे क्या है, L, तो एक L से एक L कैंसिल। बात समझ में आ गई क्या? अब इसको सॉल्व करके लिखोगे क्या आ जाएगा, mL3a-1t-3। कंडक्टिविटी जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, क्या आया लिख ही दूं मैं यहाँ पे, mL2a-1t-3। आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। बात समझ में आएगी क्या मिल जाएगी आपको, कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ डेंसिटीज। क्या है ये, रेशियो ऑफ डेंसिटीज। रेशियो अगर आ गया तो रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेंसिटीज का रेशियो है, तो इसकी मतलब ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्या बोला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी। तो नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको स्टार मार्क लगाओ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज होता है। सर हम कब सीखेंगे, पहली यूनिट जब हम काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे होंगे तब सीखेंगे। तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज, क्या बोला मैंने यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज। तो जब वेलोसिटी का डिफरेंस आप देखोगे तो मीटर पर सेकंड ही आएगा, यानी कि ये थोड़ा सा याद रखने वाला है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही होगी तो आपको मीटर पर सेकंड ही रखना है। बात समझ में आ गई क्या? उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या होगी, L/T⁻⁻1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने 10th क्लास पढ़ी हो तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। मतलब ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। क्या बोला, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इसकी भी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। बात समझ में आ गई क्या आपको? नेक्स्ट कुछ थोड़ी सी बातें रह गई हैं, बहुत ध्यान से सुनो। स्ट्रेन रेट स्ट्रेन शायद हमारी बात हो चुकी है इसकी, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। जब ऊपर स्ट्रेन है और स्ट्रेन की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती तो 1/सेकंड हो गया ये। और 1/सेकंड को आप कैसे लिखोगे, 1t⁻⁻1। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये एक डिस्टेंस होता है। सर कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास रोटेशनल में। ये एक डिस्टेंस होता है और इसकी यूनिट मीटर होती है, यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैपिटल L हो जाएगी। एक होता है इम्पल्स, ये क्या होता है, इम्पल्स। इम्पल्स अगर आपको याद हो कि इम्पैक्ट को कितना ज्यादा टाइम दे दिया जाए कि इम्पैक्ट घट जाए। समझ में आया आपको? कुछ ऐसा याद होगा, वाई डू वी गॉट हर्ट व्हेन वी फॉल ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर रादर देन ऑन हस्क। तो इम्पल्स, तो ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है ये, चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, तो इसकी यूनिट भी मोमेंटम के जैसी है। तो kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि mL/t-1। बात समझ में आ गई क्या? इसी तरह एंगुलर इंपल्स भी क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम क्या है,
अभी अभी पीछे देख के आए हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो ये भी मोमेंटम इनटू डिस्टेंस के जैसा ही रहने वाला है, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mL2T⁻⁻1। बात समझ में आ गई क्या? एक है लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला? मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास आएगा, एक यूनिट लेंथ में कितना मास आएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि mL-1 क्या आ जाएगा, mL-1। अब यहां पे हम बात करेंगे एक लास्ट टर्मिनल वेलोसिटी की। यार वेलोसिटी कोई सी भी हो, भले वो टर्मिनल हो, क्रिटिकल हो, कुछ भी हो, भले ही क्रिटिकल भी नाम लिखा हो, मैं एक और बढ़ा दूं, यहाँ पे 61 है ये, तो क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो कोई सी भी हो, आप हमेशा मीटर पर सेकंड ही इसकी यूनिट लिखोगे और डायमेंशन क्या लिखोगे, L_T⁻⁻1। बात समझ में आ गई क्या? तो ये है डायमेंशंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूं। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।